देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस रात जब मैं लोको पायलट की ट्रेनिंग के लिए करिहार स्टेशन पहुंचा तो मेरे सीनियर लालमन सर, जिनकी देख रेख में मुझे अपनी लोको पायलट की ट्रेनिंग पूरी करनी थी, मुझ पर वो चिल्लाते बोले, अरे तुम खाली हाथ आ गए, वो कपड़े क्यों नहीं लाए जो मैंने लाने को बोला था। जब लालमन सर ने ये कहा तो मैं चौंक गया, क्योंकि मेरी उनसे कपड़ों को लेकर कोई बात ही नहीं हुई थी। और यही बात मैंने जब बोली तो वो और भड़कते हुए बोले, तुमने मेरा मैसेज नहीं पढ़ा जो मैंने कल रात को भेजा था तुम्हें। जैसे लालमन सर ने मोबाइल मैसेज की बात की तो मैंने झट से अपना मोबाइल निकाला, ये देखने के लिए कि कोई मैसेज आया भी कि नहीं। अभी मैंने मोबाइल निकाला ही था कि इतने में ही लालमन सर वहाँ से ये बोलकर चले गए कि अब कल आना और आने से पहले अच्छे से मैसेज को पढ़ लेना। ट्रेनिंग के पहले दिन ही इतनी बड़ी फजीहत झेलने के बाद मुझे बहुत ही बुरा लगा। फिर जब मैंने मोबाइल चेक किया तो मैंने पाया कि लालमन सर का एक टेक्स्ट मैसेज आया हुआ था। फिर जब मैंने उनका टेक्स्ट मैसेज ओपन किया तो उस टेक्स्ट मैसेज में लिखा था, कल ट्रेनिंग में आते समय अपने साथ रात के पहने हुए कपड़े अपने साथ लाना मत भूलना। अगर तुम पिछली रात के पहने हुए कपड़े नहीं लाए तो तुम्हारी ट्रेनिंग रोक दी जाएगी। लालमन सर का ये टेक्स्ट मैसेज पढ़ते ही मुझे उन पर बहुत ही तेज गुस्सा आया। आखिर मुझे अपने ट्रेनिंग में उन कपड़ों की क्या ज़रूरत जिन्हें मैं पहनकर सोया था। लालमन सर को तो मुझे बस लोकोमोटिव चलाने की ट्रेनिंग देने से मतलब होना चाहिए, ना कि मेरे कपड़ों से। अभी मैं अंदर से भड़का हुआ ही था कि इसी बीच करिहार के रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर सुखदेव जी ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, अरे कमल जी क्या हुआ, पहले दिन ही डांट पड़ गई। दरअसल सुखदेव जी मेरे ननिहाल से थे, जिस वजह से उनसे अच्छी जान पहचान थी। सुखदेव जी को देखते मैं थोड़ा मुस्कुराया और फिर बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं जल्दबाजी में एक ज़रूरी सामान लाना भूल गया था, इसीलिए सर मुझे समझा रहे थे कि उसके बिना वो मेरी ट्रेनिंग शुरू नहीं कर सकते। मेरे ये कहते ही सुखदेव जी बोले, कमल बेटा एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, लालमन सर भले ही बहुत सख्त हों पर वो दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके समझ पर कभी शक मत करना, वो जो कहें बिना किसी सवाल के करना। पता नहीं उस वक्त सुखदेव जी मुझे क्या बताना चाहते थे, पर उस वक्त तो मेरा मन फटकार का शिकार हुआ पड़ा था। ऐसे में मेरी बुद्धि के लिए सुखदेव जी की सलाह उस भारी भरकम बोझ की तरह थी जिसका भार उठाना मेरे बस के बाहर था। लिहाजा मैं उस वक्त सुखदेव जी से ये बोलकर निकल गया कि मैं उनकी बातों का ख्याल रखूंगा। फिर जब अगली रात में ट्रेनिंग के लिए करिहार स्टेशन पहुंचा तो सबसे पहले मैंने लालमन सर को अपने वो कपड़े दिखाए जो उन्होंने साथ लाने को कहा था। मेरे कपड़ों को देखते ही उन्होंने मुझे प्लेटफार्म 3 पर लगे लोकोमोटिव 15007 से लगे सभी डिब्बों की जांच करने को कहा और चेक लिस्ट थमा दी। सारे डिब्बे चेक करने के बाद मैं भी लोकोमोटिव में बैठा और करीबन रात के 11 बजे हम मालगाड़ी लेकर रवाना हुए हुकारू कोयला गोदाम के लिए। लालमन सर बीच बीच में मुझे काम से जुड़ी अहम बातें भी बताते जा रहे थे। फिर तकरीबन रात के 1:30 बजे के आसपास लालमन सर मुझे ट्रेन की स्पीड डाउन करने को बोला, जबकि उस वक्त स्पीड हाई रखने का निर्देश था। मैं ये तो नहीं जानता था कि लालमन सर ऐसा करने को क्यों कह रहे हैं, पर वो मेरे सीनियर थे तो ऐसे में मुझे उनके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ा और फिर मैंने मालगाड़ी की स्पीड डाउन कर दी। जैसे स्पीड कम हुई तो वैसे लालमन सर ने बोला, वो जो कपड़े तुम लाए हो ना, उसे जब मैं बोलूँ ट्रेन से नीचे फेंक देना और फेंकते वक्त अपनी आंखें बंद करके रखना। लालमन सर ने जब ये बोला कि मुझे अपने उन कपड़ों को ट्रेन के बाहर फेंकना है तो मैं चौंक गया। आखिर ये ट्रेनिंग का कौन सा पार्ट है जिसमें मुझे अपने कपड़ों को ट्रेन के बाहर फेंकना पड़ रहा था। खैर मैंने उनसे कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप उन कपड़ों को बैग से निकाल कर खड़ा हो गया। फिर कुछ ही देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन एक जगह पर ठहर गई है और उसी वक्त लालमन सर ने मुझे उन कपड़ों को फेंकने को बोला। उनके कहते ही मैंने लोकोमोटिव की खिड़की से उन कपड़ों को नीचे फेंक दिया और कपड़ों को नीचे फेंकते वक्त मैंने अपनी आंखें बंद ही रखी। फिर इसके बाद मेरी ट्रेनिंग का बाकी का पार्ट नॉर्मली रहा। हालांकि मेरा मन बार बार लालमन सर से उन कपड़ों को लेकर सवाल करने को कर रहा था, पर उन्हें कहीं बुरा ना लग जाए ये सोचकर मैंने उस रोज उनसे कोई सवाल ही नहीं किया। पर 2 दिन बाद लालमन सर के अंदर ट्रेनिंग के लिए
एक और लोको पायलट ने ज्वाइन किया। कमाल की बात ये थी कि उस नए ट्रेनी ने वही गलती की जो कुछ दिन पहले मैंने की थी। वो भी अपने उन कपड़ों को लाना भूल गया था जिन्हें पिछली रात को वो पहनकर सोया था। और जब लालमन सर ने उसे उन कपड़ों के साथ कल आने को कहा तो वो लालमन सर से बहस कर बैठा, क्योंकि ट्रेनिंग से उन कपड़ों का कोई लेना देना ही नहीं था। ऊपर से वो नया ट्रेनी किसी रेलवे अधिकारी का ही रिश्तेदार था, तो ऐसे में उसमें अकड़ का होना स्वाभाविक था। पर लालमन सर के आगे तो उसकी अकड़ तो किसी काम की नहीं थी। उसे उस रात करिहार स्टेशन से मायूसी लौटना पड़ा और उसके जाने के बाद हम निकल गए एक नए रूट पर, जो था कलगोरा पावर प्लांट। वैसे तो यहाँ भी कोयले का ही खेप पहुँचाना था, पर ये रूट जो था बहुत ही खतरनाक जंगल और एक ऐसे गांव से होकर गुजरता था जो आज पूरी तरह से वीरान है। यहाँ हर वक्त धुंध छाई रहती है और हवा में एक गंध फैली रहती है। लगभग 10 किलोमीटर का ये हिस्सा बेहद ही डरावना है। सुखदेव जी जो करिहार स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं, उनसे मैंने बहुत पहले इसके बारे में सुना था और यकीन मानिए उस रात में डर के मारे सो तक नहीं पाया था। पर आज की बात कुछ और ही थी। मुझे देखना था कि वो जगह सच में वैसी ही है जैसा कि सुखदेव जी ने बताया था, या फिर उन्होंने मुझे डराने भर के लिए कोई मनगढ़ंत कहानी गढ़ दी थी। खैर, इससे पहले हमारी मालगाड़ी उस हिस्से में दाखिल होती कि लालमन सर ने अपनी बैग से लाल रंग की 2 रोटियां निकाली और उनमें से एक मुझे पकड़ाते बोले, इसे अच्छे से चाटो। और ये बोलकर वो खुद दूसरी रोटी को चाटने लगे। उन्हें रोटी को चाटता देख मुझे भी मजबूरन उस रोटी को ठीक लालमन सर की तरह चाटना शुरू करना पड़ा। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद लालमन सर ने बोला, अब इस रोटी के 2 हिस्से कर लो और जैसे ही मालगाड़ी जंगल के बीचों बीच पहुंचेगी तो वैसे ही एक टुकड़ा बाहर फेंक देना, और फिर जब ट्रेन एक वीरान गांव से गुजरेगी तो दूसरा टुकड़ा वहां पर बाहर फेंक देना। दोस्तों, लालमन सर के ये कहते ही मैंने उन्हें जवाब में इतना ही कहा, ठीक है सर। और फिर जैसे ही ट्रेन उस घने जंगल के बीचों बीच पहुंची तो वैसे ही लालमन सर ने अपनी लाल रोटी का एक टुकड़ा खिड़की से बाहर फेंक दिया और उनके ऐसा करते ही मैंने भी उसी वक्त फेंक दिया। इसके बाद मालगाड़ी उस जंगल को पार करते हुए दाखिल हुई एक घनी धुंध में, और उस धुंध में घुसते एक बेहद तेज गंध पूरे लोकोमोटिव में फैल गई। वो गंध मेरे बर्दाश्त के बाहर थी। तभी लालमन सर ने वो बची हुई आधी रोटी का टुकड़ा बाहर फेंक दिया और फिर मैंने भी कुछ देर के बाद हमारी मालगाड़ी से उस घनी धुंध और उस गंध से बाहर निकल आई और एक बार फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। पर अब जो सवाल मेरे अंदर दबे हुए थे वो जोर पकड़ने लगे और मैंने लालमन सर से पूछा, सर ये हमने अभी क्या किया था और क्यों, और कपड़ों का क्या मामला है ये, जिसके चलते आपने मुझे भी पहले दिन घर लौटा दिया था और आज उस नए ट्रेनी को भी। दोस्तों, जैसा मुझे अंदाज़ा था कि लालमन सर मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे, और हुआ भी वही। उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में इतना ही कहा कि तुम नहीं जानो तो ही अच्छा है। अगर तुम्हारी किस्मत मेरी तरह खराब होगी तो आज नहीं तो कल तुम्हें भी इन सब का असल कारण पता चल ही जाएगा। फिलहाल तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। लालमन सर के अजीब ट्रेनिंग के तरीके और रहस्यमय बातें मन में उत्सुकता तो पैदा कर चुकी थी। लालमन सर तो मुझे कुछ बताने वाले नहीं थे, पर मुझे इतना मालूम था कि सुखदेव जी को लालमन सर के राज के बारे में ज़रूर पता होगा। लिहाजा मैंने उनसे ही पूछने का मन बना लिया। और फिर जैसे ही हम कलगोरा पावर प्लांट से वापस करिहार पहुंचे तो वैसे ही मैं सुखदेव जी के पास गया, पर वो उस वक्त अपने ऑफिस में नहीं थे, जिस वजह से मैं उनसे वो बात नहीं कर सका। खैर, 2 दिन बाद नए रूट पर जाने के लिए जब मैं हमेशा की तरह करिहार स्टेशन पहुंचा तो मैंने देखा कि वो ट्रेनी जो उस रोज लालमन सर पर भड़क कर उल्टे पांव लौट गया था, आज फिर आया था और लालमन सर को वो कपड़ा दिखा रहा था जो वो पिछली बार नहीं लाया था। उसके कपड़े दिखाते ही लालमन सर ने उसे लोकोमोटिव और उससे जुड़े डिब्बों की जांच करने का ऑर्डर दिया। फिर जब वो लौट के आया तो फिर हम तीनों ही लोकोमोटिव में सवार हुए और तय समय पर निकल गए अपने मंजिल झामसा के लिए। उस नए ट्रेनी से जब बातचीत हुई तो पता चला कि उसका नाम अभिनव है और वो पीलीभीत का रहने वाला है। अभी हम दोनों के बीच बातचीत ही चल रही थी कि तभी लालमन सर ने अभिनव से कहा कि मेरे कहते ही अपने उन कपड़ों को बाहर फेंक देना और कपड़े फेंकते वक्त अपनी आंखें बंद रखना। फिर जैसी ट्रेन अपने आप रुकी तो वैसे ही लालमन सर ने
उसे वो कपड़ा फेंकने को कहा और अभिनव ने ठीक वैसा ही किया। पर ना जाने क्यों अभिनव उन कपड़ों को बाहर फेंकने के बाद मन ही मन मुस्कुरा रहा था और उसकी वो मुस्कुराहट रह रहकर उसके चेहरे पर भी आ जाती थी। और जब मैंने अभिनव से इस बारे में पूछा तो वो मुझसे चुपके से बोला, जो कपड़े मैंने फेंके वो मेरे थे ही नहीं। अभिनव को लग रहा था कि उसने इस हरकत से लालमन सर को बेवकूफ़ बना दिया है। बिना इसके पीछे की असल वजह जाने करने को तो मैं भी ऐसा कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। खैर इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता था सिवाय चुप रहने के, तो मैंने इस बारे में और चर्चा नहीं की। फिर जब हम 2 दिन बाद फिर मालगाड़ी लेकर निकले तो लालमन सर डिमंथा स्टेशन पर ही उतर गए और मुझसे कहा, मैं चिलोजा जंक्शन पर मिलूंगा। इस बीच मालगाड़ी की जिम्मेदारी तुम्हारी है और अभिनव को सब कुछ बताते रहना। लालमन सर के जाने के बाद मैं अभिनव के साथ मालगाड़ी लेकर आगे निकल गया। चूंकि अब लालमन सर नहीं थे तो ऐसे में हम दोनों रिलैक्स फील कर रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। फिर तकरीबन रात के 1 बजे हमारी मालगाड़ी एकाएक रुक गई। अभी मैं मालगाड़ी में आई इस खराबी का पता लगा पाता कि तभी वहां धुंध पसर गई और तेज गंध आने लगी और अचानक ही हमारा लोकोमोटिव जोर जोर से हिलने लगा, जिसके चलते हम दोनों डर गए। अभी हम दोनों कुछ समझ पाते कि कुछ अजीब से दिखने वाले लोग लोकोमोटिव में दाखिल हुए, जिनका एक हाथ इतना लंबा था कि नीचे ज़मीन को छू रहा था। फिर जब मैंने गौर किया तो मैंने पाया कि उन लोगों में से एक ने मेरे ही वो कपड़े पहने हैं जिन्हें मैंने लालमन सर के कहने पर मालगाड़ी से फेंका था। अभी मेरी नज़र उसी अजीब से आदमी पर ही थी कि तभी वो लोग अभिनव को पकड़कर अपने साथ ले गए और मैं देखता ही रह गया। फिर उनके जाने के बाद मैं बेसुध हो गया और जब मेरी आंख खुली तो मैं डिमड़ी स्टेशन के वेटिंग रूम में था। अब तक सुबह हो चुकी थी। लालमन सर भी वहीं थे और जब मैंने उन्हें बीती रात हुई घटना के बारे में बताया तो वो बोले, जो हुआ उसे भूल जाओ, अभिनव ठीक है। इस हादसे के बाद मैं मानसिक तौर पर बीमार हो गया और मैंने वो नौकरी छोड़ दी। और जब मैंने अभिनव के बारे में पता लगाया तो पता चला कि वो जिंदा तो है पर पागल हो गया है। पता नहीं उस रात अभिनव के साथ क्या हुआ था, पर जो भी हुआ होगा वो मेरी आपकी सोच से कहीं भयानक है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको एक और भूतिया घटना की ओर। दोस्तों उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जिसका नाम था भानपुर, एक शांत हरियाली से घिरा हुआ छोटा सा गांव, जहां पर मैं अपने एक रिश्तेदार के घर आया था अपनी माँ के साथ। देखने में मुझे वहां की ज़िंदगी धीमी मगर सुकून भरी लग रही थी। मगर उस रात कुछ अलग था मेरे साथ जिस दिन मैं इस गांव में गया हुआ था। दरअसल उस दिन पता नहीं क्यों मुझे रात को बड़ी ही बेचैनी हो रही थी। पेट में कुछ गड़बड़ सी लग रही थी। गांव के घरों में उस समय शौचालय नहीं थे, तो आदत के मुताबिक मैं अपना घर का लोटा लेकर वहीं के तालाब की ओर निकल पड़ा। वो तालाब गांव के अंतिम छोर पर था जहां पुराने पीपल के पेड़ लगे थे और आसपास कुछ टूटी फूटी समाधियां भी बनी थी। रात के यहीं करीब 12:30 बज रहे थे। तालाब तक का रास्ता बेहद कच्चा था, जहां सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां ना कोई जानवर ना कोई इंसान, बस झींगुरों की ही आवाज़ और बीच बीच में उल्लू की टर्राहट ही सुनाई दे रही थी। मैं उस जगह से अनजान था। मुझे उस वक्त बस सोच की पड़ी थी। लेकिन दोस्तों जैसे मैं तालाब के पास पहुंचा तो मेरी रीढ़ में एक सिरहंसी दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, कोई मेरे आसपास हो। मुझे उस वक्त किसी के होने का एहसास हुआ। फिर इसी बीच मैंने इधर उधर देखा कि कहीं सच में कोई है तो नहीं, मगर उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं दिखा। फिर मैं अपने मन को समझाकर जैसे ही नीचे बैठा कि तभी एक आवाज़ आई, धीमी फुसफुसाती हुई। मैं उस आवाज़ को सुनते ही अंदर तक दहल गया। मैंने तुरंत ही पीछे देखा तो वहाँ पर फिर से कोई नहीं था। अब मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था, जबकि उस वक्त रात काफ़ी ठंडी थी। तभी मैंने सोचा शायद ये मेरे मन का वहम है, लेकिन जैसे ही मैंने फिर से काम शुरू किया कि वो आवाज़ फिर से आई, मगर इस बार और भी पास से। अब मैं समझ चुका था कि ज़रूर यहाँ पर कुछ तो है जो मेरे आसपास है, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा मैंने डरते हुए धीरे से लोटा उठाया और एक तेज गति से वापस से घर की ओर दौड़ पड़ा। मगर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल तालाब की दूसरी ओर एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी।
जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रही थी। उसके बाल गीले उलझे हुए थे। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, मगर उसकी आंखें जैसे अंगारों की तरह चमक रही थी, जो मुझे एकटक घूर रही थी। मैं उसकी आंख से आंख नहीं मिला पा रहा था, जिस वजह से मैंने अपनी आंखें मींच ली, पर मेरा दिल उस वक्त जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया हो। ना ही तो उस वक्त मेरे पैर हिल रहे थे और ना ही हाथ। फिर जैसे मैंने आंखें खोली तो मैं बिना पीछे देखे फिर से दौड़ पड़ा घर की ओर। लेकिन तभी फिर से वही फुसफुसाहट आई, जो इस बार मेरे कान के बिल्कुल पास थी, जैसे कि वो औरत मेरे साथ दौड़ रही हो। मैं डर से चीखना चिल्लाना तो चाहता था, पर उस वक्त मेरा गला जैसे सूख गया था। मैंने अपने कदम तेज कर दिए, पर मैं जितना ज़्यादा दौड़ता उतना ही वो औरत नज़दीक आती महसूस होती। लेकिन जैसे मैं गांव के पहले घर के बाड़ तक पहुंचा तो मैंने देखा कि सामने वही औरत खड़ी थी। उसे अपने सामने खड़े देखकर मेरा शरीर कांप रहा था। मेरे आंखों से आंसू बहने लगे और फिर मैं वहीं नीचे गिर पड़ा। पर तभी एक बूढ़ी औरत की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, जिसे सुनते मैंने डरते हुए ऊपर देखा तो एक बुजुर्ग औरत झुकी हुई कांपती टॉर्च लेकर मेरे पास आई। उसकी आंखें काफ़ी बुझी बुझी सी थी। तभी उस बूढ़ी औरत ने धीमे स्वर में कहा, वो औरत कभी वापस नहीं गई, मरने के बाद भी नहीं। इतना कहते हुए वो बूढ़ी औरत मुझे खींचकर अपने घर में ले गई, जहां उसने मुझे शांत किया। और जब मैं थोड़ा सामान्य हुआ तो उस बूढ़ी औरत ने एक कहानी सुनाई जो बहुत ही भयानक थी। कहते हैं कि सालों पहले गांव की एक नवविवाहित औरत, जिसका नाम गंगा था, वो उसी तालाब में डूब गई थी। कहा जाता है कि उसकी सास ने उसे बांधकर उस तालाब में फेंक दिया था। दहेज के लालच में वो औरत वहीं डूबकर मर गई, पर उसकी आत्मा उसी रात से तालाब में भटकने लगी है। यहाँ पर हर अमावस की रात को वो किसी न किसी को बुलाती है, और अगर कोई उसकी आंखों में आंखें डाल दे तो वो उसे कभी वापस नहीं आने देती। और आज अमावस की रात है। दोस्तों, इस बात को सुनकर मैं और भी ज़्यादा खौफज़दा हो गया। अभी उन अम्मा ने अपनी बात पूरी की थी कि तभी अम्मा के घर का दरवाज़ा खुद पे खुद ही खुल गया। पर हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उस वक्त वहाँ पर ना तो कोई हवा का झोंका था और ना ही कुछ और। तभी उन अम्मा ने एक ज़ोरदार ललकार मारी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। दोस्तों, वो पूरी रात मैं दहशत में ही रहा, लेकिन अगली सुबह मैं वापस अपने घर लौट आया ताकि मुझे कोई और परेशानी ना हो जाए। खैर, उस दिन ऊपर वाले की कृपा से मैं बच तो गया, लेकिन अभी भी मेरे जहन में वो डर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और बहुत ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।